पहली प्रॉपर्टी होती है वेक्टर एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि पढ़ा होगा कम्यूटेटिव लॉ, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, सुना है कभी आपने? बिल्कुल वैसे ही वेक्टर एडिशन भी जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, यानी कि अगर a वेक्टर को b के साथ ऐड करो या b वेक्टर को a के साथ ऐड करो, दोनों का आंसर एक ही आएगा। तो लिखो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, यानी कि a प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस ए वेक्टर। और इसको डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। समझ लो कि ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर, ये हमारे पास है ए वेक्टर और ये हमारे पास है बी वेक्टर। अगर मैं ए को बी के साथ ऐड करता हूं तो बी बाद में है और ए पहले है, तो मैं बी को उठा के कहां पे रख दूंगा? बी को उठा के कहां रखूंगा? देखना ध्यान से, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, तो ये हमारे पास बी वेक्टर है और ये हमारे पास ए वेक्टर है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इस बी को उठा के ए पे रखूं तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये मेरे पास आ जाएगा आर वेक्टर। ये क्या आ जाएगा? आर वेक्टर। दिस इज आर वेक्टर। ये आ जाएगा मेरे पास आर वेक्टर। मैंने ए को बी के अंदर जोड़ दिया। और अगर मैं ऐसा करूं कि मैं ए को बी को ए में जोड़ के ए को बी में जोड़ दूं, यानी कि ए बी को मान लूं मैं फर्स्ट वेक्टर और ए को मान लूं मैं सेकंड वेक्टर, तो क्या होगा? तो होगा ये, देख ध्यान से देखना बेटा, तो होगा ये हो जाएगा मेरे पास ए वेक्टर। तो गौर से देखो, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा दोनों केसेस के अंदर, जो रिजल्टेंट निकल के आएगा वो दोनों केस में एक सा आएगा। देखो ये भी आर है और ये भी आर है, देखो बराबर बराबर आए कि नहीं आए? तो ए के साथ बी को ऐड करो या बी के साथ, अभी ड्रॉ मत करना है इसको, ए के साथ बी को ऐड करो या बी के साथ ए को ऐड करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोनों केस में रिजल्टेंट कैसा आएगा? एक जैसा आएगा। अब जरा ध्यान से देखना, इसे समझाने के लिए मैं एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। This is B vector, this is A vector, and this is also B vector. This is A vector, this is B vector, this is A, तो this is also A. अगर ये A है तो बेटा ये भी A होगा क्योंकि इसके पैरेलल है, और ये B है तो भी ये B होगा। अब गौर से देखना, ये वाला हमारे पास रिजल्टेंट है, तो चाहे तुम ऊपर वाले ट्राइंगल में चेक कर लो, वहां पे B वेक्टर प्लस A वेक्टर ये भी R आएगा, और नीचे वाले में चेक करो तो ये A वेक्टर प्लस B वेक्टर ये भी R के बराबर ही आएगा। तो दोनों केस के अंदर ये R के बराबर ही आएंगे। चेक करो, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर ये A वेक्टर है तो इसके पैरेलल ये भी एक वेक्टर होगा, अगर ये B वेक्टर है तो ये भी क्या होगा? B। तो A के साथ B को ऐड करूं तब भी R आएगा, और अगर मैं B के साथ A को ऐड करूं तब भी क्या आएगा? R आएगा। दोनों केस में एक ही आएगा। ठीक है, ड्रॉ करो फटाफट। तो मान लो A, B और C। देखो बेटा, O A वेक्टर प्लस AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर प्लस CB वेक्टर। तो दोनों केस में ये सेम आ गए, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू OC। OC कितना है? ये वाला B, तो ये हो जाएगा B वेक्टर प्लस A वेक्टर। इससे प्रूफ क्या हो गया हमारा कि वेक्टर एडिशन कैसा होता है? कम्यूटेटिव होता है। तो कोई भी वेक्टर पहला मान लो, कोई भी दूसरा, दोनों का सम एक ही आएगा, ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। तन्वी शेखर कुछ पूछ रही हैं, बताइए। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, नेटवर्क चले गए थे। बेटा से बना, वो एक ड्रॉ कर लो।
हो गया। वेक्टर की प्रॉपर्टी सीख रहे हैं। वेक्टर एडिशन कैसा होता है? कम्यूटेटिव। कैसा होता है? कम्यूटेटिव, यानी कि किसी वेक्टर को भी पहले जोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर होता है। दिस इज ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा? बी। तो अगर मैं इस ट्राइंगल में देखूं तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर ये भी आर के बराबर आ रहा है, और यहां देखूं तो बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर ये भी किसके बराबर आ रहा है? आर के बराबर आ रहा है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले कौन सा वेक्टर लिखते हो आप। ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस एक वेक्टर के बराबर होगा। ऐसे बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। क्या बोलते हैं इसको? कम्यूटेटिव लॉ। ठीक। दूसरा, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब अगर मान लो मेरे पास 3 वेक्टर्स हैं, तो पहले मैं इन दोनों को जोड़ लूं और उसके बाद तीसरे को जोड़ूं, या मैं पहले दूसरे और तीसरे को जोड़ूं उसके बाद ए को जोड़ूं, तो तीनों का रिजल्ट एक सा आएगा। पढ़ा होगा ना एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बिल्कुल वही चीज चल रही है यहाँ पर। मान लो 3 वेक्टर्स मेरे पास हैं ए बी सी, तो मैं पहले क्या करता हूं कि ए और बी को जोड़ लेता हूं, इसके साथ सी को जोड़ता हूं तो रिजल्टेंट आ जाएगा। या मैं एक काम करता हूं कि पहले मैं इन दोनों को जोड़ लेता हूं, किस किस को? मैं इसको जोड़ता हूं बी और सी को, उसके साथ ए को जोड़ लेता हूं, तब भी रिजल्टेंट एक जैसा आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेक्टर एडिशन जो होता है वो कैसा होता है? एसोसिएटिव होता है, यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को ऐड कर लो, उसके बाद इसमें सी जोड़ लो, और उसके बाद पहले मैं ए के साथ जोड़ लूं किसको बेटा? बी प्लस सी को। तो दोनों केस में इसका आंसर एक ही आएगा। इसे बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। इसका एग्जांपल देते हैं, अभी डायग्राम से सीखेंगे। ठीक, जल्दी से लिख लो बेटा फटाफट। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। ठीक, जरा ध्यान से देखना। ये हमारे पास ए वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। ये मेरे पास बी वेक्टर है, और ये मेरे पास सी वेक्टर। सुनना ध्यान से। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। दिस इज ए, दिस इज बी, एंड दिस इज सी। क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जरा ध्यान देना, अगर मैं ए और बी को साथ में जोड़ता हूं तो ये वाला जो वेक्टर मेरे पास आएगा, ये जो वेक्टर मेरे पास आएगा ये कहलाएगा ए प्लस बी। बताओ। और इस ए प्लस बी में अगर मैं सी जोड़ता हूं तो ये वाला वेक्टर जो बेटा मेरे पास आएगा ये हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? दोबारा देखो, दिस इज ए एंड दिस इज बी, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा? ए प्लस बी। और इस ए प्लस बी में मैंने क्या जोड़ दिया? सी। तो क्या आ जाएगा मेरे पास? ये आ जाएगा मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करता हूं मैं? सुनना ध्यान से। पहले मैं बी और सी को जोड़ लेता हूं। तो अगर मैं बी और सी को जोड़ता हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं बी और सी को जोड़ता हूं तो एक कलर ले लेते हैं, यहां पर ये ले लेते हैं। अगर मैं बी और सी को जोड़ता हूं, दिस इज बी, दिस इज सी, तो ये मेरे पास जो वेक्टर आएगा बेटा, ये वाला ब्लू वाला दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का, और डार्क कर लेते हैं। देखो ध्यान से, अब दिखाई दिया? तो ये कौन सा है? दिस इज बी एंड दिस इज सी, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा बी प्लस सी। ये समझ में आया कि नहीं आया? ये कौन सा हो गया? बी प्लस सी। ये कौन सा हो गया? ये बी प्लस सी। दिखाई दे रहा है आपको? ये कौन सा हो गया? बी प्लस सी। ये कौन सा हो गया? बी प्लस सी।
और अगर मैं ए के साथ इस बी प्लस सी को ऐड करता हूं तब भी ये कितना आएगा, तब ये आएगा बी प्लस सी और साथ में क्या आएगा ए। देखो ध्यान से, दिस इज ए एंड दिस इज बी प्लस सी, तो ए प्लस ऑफ बी प्लस सी तब भी यही वेक्टर आ रहा है। या फिर पहले मैं ए और बी को जोड़ लूं तो ये येलो वाला कौन सा आ गया, ए प्लस बी, तो ए प्लस बी प्लस सी करता हूं तब भी यही आ रहा है। और अगर मैं ए के साथ बी प्लस सी को ऐड करता हूं तब भी वही वेक्टर आ रहा है। तो चेक करो रिजल्टेंट हमेशा कौन सा हो रहा है, रिजल्टेंट हमेशा यही वाला है। दिस इज ऑलवेज रिजल्टेंट, चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे। डायग्राम समझ में आया कि नहीं आया? ए के साथ डी जोड़ा तो ये येलो वाला वेक्टर आ गया, छोटा वाला जो नीचे वाला है, ये आ गया ए प्लस बी। इस ए प्लस बी के साथ मैंने सी जोड़ दिया तो ये आ गया रिजल्टेंट ए प्लस बी प्लस सी। अब पहले क्या करो, पहले इस बी और सी को जोड़ लो, तो बी और सी को जोड़ने से कौन सा आएगा, ये वॉलेट कलर का आ जाएगा, कौन सा, बी प्लस सी। अब इस बी प्लस सी को मैं जोड़ रहा हूं किसके साथ, ए के साथ, तो ए प्लस बी प्लस सी तब भी कौन सा आएगा, ये आर ही आएगा। तो दोनों केस में एक ही आ रहा है, चाहे मैं पहले कोई भी दो वेक्टर्स जोड़ लूं फिर तीसरे को जोड़ूं तो रिजल्टेंट हमारा तीनों केस में एक जैसा ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो हाँ कि ना। नहीं आई तो हाथ उठा के पूरा पूछो मुझसे। चेक करो, समझ आई बात? प्रशांत कुमार बोलो साहब क्या कह रहे हो? सर एक बार बता दीजिए। मेरा 3 बार तो बता दिया मैंने, एक बार क्या समझ, ये बताओ समझ में क्या नहीं आया, एक बार और का मतलब क्या होता है, क्या समझ, क्या डाउट? सर इधर तो आ गया था सर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को अगर हाँ ऐड करें सी से तो फिर सर ये वायलेट वाला समझ में नहीं आया। इसको देखो, बाकी इसको देखो, बी को देखो और सी को देखो, तो बी प्लस सी इज इक्वल टू हमारे पास ये तो आएगा बी प्लस सी वॉलेट वाला। यस सर। अब बी प्लस सी को किस में ऐड कर दिया, ए में ऐड कर दिया, तो ए प्लस वॉलेट वेक्टर इज अगेन येलो वेक्टर, ये तो आएगा ये वाला वेक्टर। यस सर। नहीं आया समझ? सर आ गया। अभी लिखवाता हूं उसको। Okay. चलो साहब ये डायग्राम बना लो पहले बेटा, फिर करते हैं इसको। ओ मान लो ए बी और सी, डायग्राम बना बेटा जल्दी से। हो गया प्रशांत? चलो साहब अब जरा देखो ध्यान से, ये ओ पॉइंट माना, ये ए पॉइंट माना, ये बी माना और ये सी माना। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखना अब इसको, ध्यान दो। ओ ए और ये कौन सा है बेटा, ये बी है, सुनना ध्यान से। ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्या ये बात सच है? बोलो। अरे ये तो है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। क्या बात समझ में आई? तो क्या हो गया, ये ओ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर, ये तो हो जाएगा। ये क्या बोलूंगा मैं इसको, ओ बी वेक्टर, एक ही बात तो है। अरे ये ओ बी तो होगा ओ से लेके बी तक, पक्का? अब सुनना ध्यान से, ओ बी वेक्टर
प्लस BC वेक्टर, OB वेक्टर प्लस BC वेक्टर is equal to OC vector. And what is OB? OB is A plus B plus C is equal to OC vector. ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जल्दी लिखो बेटा, जल्दी से, जल्दी नोट करो। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना बेटा। ठीक, आगे समझ? हो गया। चलो अब देखो ध्यान से, फर्स्ट इक्वेशन मान ली हमने। अब देखना ध्यान से, पहले मैं बी और सी को ऐड कर रहा हूं, तो ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, देखो ध्यान से, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू आ गया मेरे पास ए सी वेक्टर, इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। हुआ कि नहीं हुआ? कोई डाउट? इज इक्वल टू ए सी वेक्टर, इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। आया समझ में? ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ठीक, तो ए सी आ गया। अब सुनना ध्यान से, तो ये किसके बराबर है? ए बी किसके बराबर है? ये बराबर है बी वेक्टर के प्लस सी वेक्टर के इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। अब इस ए सी वेक्टर, सॉरी ए सी नहीं बेटा, कौन सा है ये? ए सी वेक्टर, बिल्कुल सही। अब मैं इस ए वेक्टर के साथ ए सी वेक्टर को ऐड कर देता हूं, तो सुनना ध्यान से, ये क्या आएगा? ओ ए वेक्टर प्लस, यानी कि ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर, ओ ए वेक्टर, ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर किसके बराबर होगा? ओ सी वेक्टर के बराबर होगा, इज इक्वल टू ओ सी वेक्टर के बराबर होगा। व्हाट इज ओ ए? ये ए वेक्टर है। व्हाट इज ए सी? ए सी किसके बराबर है? ये बी प्लस सी के बराबर। किसके बराबर है? बी प्लस सी के बराबर। ये किसके बराबर है? ओ सी के बराबर है। इसको मान लिया सेकंड इक्वेशन। तो गौर से देखो, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में राइट हैंड साइड दोनों एक जैसे ओसी ओसी है कि नहीं? वहां पर है ए बी प्लस सी और यहां पर है ए प्लस बी प्लस सी, तो दोनों आपस में बराबर हुए कि नहीं? तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन अगर कंपेयर कर ली जाए, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन कंपेयर कर ली जाए तो चेक करो क्या आएगा। यहां पर आएगा ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आएगा? ए टाइम्स ऑफ प्लस बी प्लस सी। क्या मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यही प्रूव करना था हमको। ठीक, जल्दी नोट कर लो।
हो गया। इसको बोलते हैं कौन सा लॉ? एसोसिएटिव लॉ। तीन वेक्टर्स में से पहले किन्हीं भी दो को ऐड कर लो और उसके साथ तीसरा ऐड कर दो, रिजल्टेंट हमेशा एक ही आएगा। कम्यूटेटिव लॉ, किसी भी वेक्टर को पहला और दूसरा मान लो, एडिशन से दोनों का सेम आंसर आएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? ठीक, इन दोनों के डेरिवेशंस भी इंपॉर्टेंट हैं। चलो बेटा उसको जल्दी देखो यार फिर। हो गया? ठीक, तीसरी प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। लिखो, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। यानी कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है a प्लस बी वेक्टर का लैम्डा टाइम्स, तो ये बराबर होगा लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। यानी कि किन्हीं दो वेक्टर्स को ऐड करके उसका 10 गुना कर दिया जाए, किन्हीं दो वेक्टर्स को जोड़ के उनका 10 गुना कर दिया जाए, या पहले उन दो वेक्टर्स को 10 गुना कर दिया जाए फिर बाद में ऐड किया जाए, तो दोनों का आंसर एक ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? देखो यहां पर मैंने a प्लस बी का लैम्डा टाइम्स कर दिया है, तो ये बराबर आता कब? जब मैं पहले a को लैम्डा टाइम्स करता, b को लैम्डा टाइम्स करता और फिर बाद में उनको ऐड करता। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो पहले किसी को लैम्डा टाइम्स करके ऐड कर लो, या दोनों को पहले ऐड कर लो फिर लैम्डा टाइम्स कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। इसे बोलते हैं कौन सा लॉ? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो देखो, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर एडिशन इज वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, वेक्टर एडिशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव। फटाफट नोट कर लो इसको। इसमें कुछ आपको अलग से डेरिवेशन करके दिखाना नहीं है, बस इतना बता दो। देखना ध्यान से, ये आपके पास a वेक्टर है और ये आपके पास b वेक्टर है, और ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है बेटा r, फॉर एग्जाम्पल ये इसका रिजल्टेंट आ रहा है। तो सुनना ध्यान से, अगर मैं इस वेक्टर को डबल कर देता हूं, सुनना ध्यान से, अगर मैं इस वेक्टर को डबल कर देता हूं, इस वाले की लंबाई दुगनी कर देता हूं, तो इसको मैंने कर लिया डबल और इसको भी कर लिया डबल, तो ये जो रिजल्टेंट मेरे पास आएगा ना, ये वाला r डैश और ये क्या है r, तो ये वाला येलो वाला इससे क्या होगा? जस्ट डबल होगा। अगर ये a वेक्टर मैंने डबल ले लिया, यहां पर a था तो मैंने यहां पर ट्वाइस ऑफ a ले लिया, ये b था तो मैंने यहां पर क्या ले लिया? ट्वाइस ऑफ b ले लिया। जो रिजल्टेंट वहां पर आ रहा था वो यहां पर ट्वाइस ऑफ इनिशियल के बराबर आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अगर मैं दो वेक्टर्स को पहले दुगना करके फिर ऐड करूं, या पहले ऐड कर लूं फिर डबल कर दूं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। तो लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ b। ठीक है बेटा, इसको ध्यान रखना, ये तीन लॉ याद रखने हैं आपको। वेक्टर एडिशन एसोसिएटिव होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है और कम्यूटेटिव होता है, ऐसे ध्यान रखना। दो के डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है। आगे चलें? ठीक, आगे देखो, नेक्स्ट आर्टिकल डालो, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, वेक्टर को रिजॉल्व कैसे किया जाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब एक चीज समझो, ये भी वो चीज है जो बहुत काम आने वाली है तुम्हारे पूरी फिजिक्स में। एक तो आपको एडिशन करना आना चाहिए, वही आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एंगल निकालना आना चाहिए उसका रिजल्टेंट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो वेक्टर के चैप्टर में तो आएगी आएगी, मगर साथ साथ और जगह भी पूछी जाएगी, और कहीं भी सवाल अगर आएंगे, चाहे वो 12th में क्वेश्चंस हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, मैग्नेटिज्म में, तो जहां भी वेक्टर को इस्तेमाल किया जाएगा वहां पर एक कॉन्सेप्ट आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है समझना ध्यान से। जैसे मान लो
कि ये बेटा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। अब एक कार है जो एक्स की तरफ जा रही है, तो उसका वाई से कोई मतलब नहीं है, और एक कार है जो सिर्फ वाई की तरफ जा रही है, उसका एक्स से कोई मतलब नहीं है। मगर एक कार जो इस तरफ जा रही है, मान लो 30 डिग्री के एंगल पर, इसकी वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकंड। तो गौर से देखो, गौर से देखना बेटा, ये कार एक्स में भी चलेगी और वाई में भी चलेगी, बोलो हाँ कि ना। अगर वेलोसिटी सिर्फ एक्स के अलोंग होती तो वाई की चिंता नहीं करनी थी, सिर्फ वेलोसिटी वाई में होती तो एक्स की चिंता नहीं करनी थी। मगर यहां पे जो कार है वो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना के चल रही है, तो समय के साथ साथ वो ऊपर भी चलती जाएगी और समय के साथ साथ वो आगे भी चलती जाएगी। तो यानी कि कार की ये मेन वेलोसिटी है, ये वाला जो वेक्टर दिखाई दे रहा है येलो वाला, ये इसकी मेन वेलोसिटी है। मगर कार की एक एक्स वेलोसिटी भी होगी और कार की एक वाई वेलोसिटी भी होगी, बोलो हाँ कि ना। तो ये वेलोसिटी है आपके पास मेन वेलोसिटी, तो एक वेलोसिटी होगी अलोंग एक्स एक्सिस और एक वेलोसिटी होगी अलोंग वाई एक्सिस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? क्योंकि ये कार वाई के अलोंग भी जाएगी और एक्स के अलोंग भी जाएगी। इसी को बोलते हैं कि मैंने वेक्टर को रिजॉल्व कर लिया। क्या कर लिया? रिजॉल्व कर लिया। अगर कोई वेक्टर एक्स या वाई एक्सिस के अलोंग नहीं होता तो उसको कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, उसको पार्ट्स में तोड़ देते हैं। एक हिस्सा होता है उसका वी वाई और एक हिस्सा होता है उसका वी एक्स। ये दोनों कहलाते हैं कंपोनेंट्स किसके? इस मेन वेक्टर के। ये दोनों वी वाई और वी एक्स कहलाते हैं कंपोनेंट्स किसके? इस मेन वेक्टर के। और इस तरह से एक वेक्टर को ब्रेक करना दो पार्ट्स में, ये कहलाता है रिजॉल्विंग द वेक्टर। क्या कहलाता है? रिजॉल्विंग द वेक्टर। किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स ब्रेक कर दिए जाएं, किसी भी वेक्टर के अगर कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया जाए, द प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। द प्रोसेस इज नोन एज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर एंड द पार्ट्स आर नोन एज, एंड दीज पार्ट्स आर नोन एज कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। कौन से? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर को वैसे जितने चाहो उतने पार्ट्स में तुम तोड़ सकते हो, एक पार्ट इस तरफ, एक पार्ट इस तरफ, एक पार्ट इस तरफ, एक पार्ट पीछे तरफ, जितने मन चाहे पार्ट्स में तोड़ सकते हो। मगर तुम्हारी क्लास के लेवल के अंदर वेक्टर्स को जनरली दो पार्ट्स में तोड़ा जाता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। ये बहुत काम आने वाला है आगे वाले चैप्टर में, जब पढ़ाऊंगा आपको प्रोजेक्टाइल मोशन। वेक्टर्स के बाद वही स्टार्ट होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या पढ़ाऊंगा? प्रोजेक्टाइल मोशन। एक बॉल को आपने यहां से ऐसे फेंक दिया जमीन से, एक फुटबॉल को किक मार दिया आपने, तो बॉल ऊपर भी जा रही होती है और आगे भी चल रही होती है। तो जो आपने किक से बॉल को वेलोसिटी प्रोवाइड कराई है सामने की तरफ, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। एक उसको ऊपर ले जाएगा जमीन से और एक उसको आगे की तरफ ले जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो कहने का मतलब इतना हुआ, कहने का मतलब सिर्फ इतना हुआ बेटा, कहने का मतलब इतना हुआ कि मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर? किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना, किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या कहलाता है? रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और जो उसके पार्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं कंपोनेंट्स। किसी भी वेक्टर के जितने मन चाहे कंपोनेंट ले सकते हो, मगर छोटी क्लासेस के अंदर, नॉर्मल कंडीशंस के अंदर, वेक्टर को हमेशा दो कंपोनेंट्स में ब्रेक किया जाता है, एक वर्टिकल कंपोनेंट में और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में। अगर वेलोसिटी वाई एक्स की तरफ होती तो मुझे चिंता नहीं करनी थी, कार सिर्फ वाई में जाएगी। वेलोसिटी अगर एक्स में होती तब भी चिंता नहीं करनी, वेलोसिटी सिर्फ एक्स में ले जाएगी कार को। मगर वेलोसिटी किसी एंगल से है तो ये वेलोसिटी इस कार को ऊपर भी ले जाएगी और आगे भी ले जाएगी, चाहे कार की वेलोसिटी हो चाहे बॉल की, से फर्क नहीं पड़ता है। तो इस वेलोसिटी के दो हिस्से हैं, एक वाई की तरफ ले जाने वाला और एक एक्स की तरफ ले जाने वाला। यही जो हिस्से हैं इन्हीं का नाम क्या होता है? कंपोनेंट्स। ये जो हिस्से हैं इन्हीं का नाम क्या होता है? कंपोनेंट्स। और वेक्टर को उसके हिस्सों में डिवाइड करना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? इसकी कठिन सी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं, मगर बेसिक चीज क्या समझनी है आपको कि वेक्टर्स में कंपोनेंट होते क्या हैं। कंपोनेंट वेक्टर के ही हिस्से होते हैं। वेक्टर को अगर ब्रेक करोगे तो उसके कंपोनेंट्स बन जाएंगे। एक वेक्टर अगर एक्स के अलोंग है, वाई के अलोंग, तो उसके कंपोनेंट्स में कोई लेने की जरूरत नहीं है। मगर कोई वेक्टर किसी एंगल के साथ है एक्स या वाई एक्सिस से, तो उसके दो होते हैं रूल। एक वो बॉडी को वाई की तरफ भी मूव करवाता है और एक एक्स की तरफ भी। अगर ये फोर्स होता तो एक एक्सेलरेशन ऊपर भी होता, एक
राइट की तरफ भी होता। अगर ये वेलोसिटी है तो यहाँ एक वेलोसिटी ऊपर भी है, एक राइट की तरफ भी है। अगर ये मोमेंटम होगा तो एक मोमेंटम ऊपर भी है, एक राइट की तरफ भी है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो किसी भी वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में ब्रेक करना कहलाता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ये सबसे बेसिक डेफिनेशन है इसकी। अब इसे लिखते हैं बुकिश लैंग्वेज के अंदर। आगे लिखो, द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग, the process of splitting the process of splitting a vector into two or more components, generally दो components होते हैं, वैसे इससे ज्यादा भी तोड़ सकते हो। the process of splitting vectors into two or more components, the process of splitting vectors into two or more components is known as resolution of a vector, is known as resolution of vector, and the parts so obtained, और जब parts मिलते हैं हमको, and the parts so obtained, and the parts so obtained, and the parts so obtained is known as, or sorry, are known as, the parts so obtained are known as, the parts so obtained are known as components of vector. पहला चेंज करो, generally vector is resolved into two, generally vector is resolved in generally vector is resolved into two mutually perpendicular components, two mutually perpendicular components. Those components are known as, those components are known as, those components are known as rectangular components. Those components are known as rectangular components. Known as rectangular components, बिल्कुल सही। आगे लिखें, देखना ध्यान से। ये आपके पास एक वेक्टर है a, दिस इज द मेन वेक्टर a, ठीक है। ये थीटा एंगल बना रहा है x एक्सिस के साथ, तो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। इस वेक्टर की लंबाई किसके बराबर है? a के बराबर। लंबाई क्या है? a। वेक्टर क्या है? a वेक्टर। और लंबाई क्या है वेक्टर की? a। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब सुनना ध्यान से। अब आप ये लेते हैं, दिख रही है आपको? डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है मेरा? डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है आपको? ठीक। अब सुनना ध्यान से, इसको मान लो O
इसको मान लो P, इसको मान लो M, इसको मान लो N, और ये वेक्टर कौन सा है? दिस इज ए वेक्टर। ओपी वेक्टर कौन सा है? ओपी वेक्टर इज द ए वेक्टर। लंबाई कितनी है इस वेक्टर की? ए, जो येलो से लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी मैंने पॉइंट्स मार्क कर दिए इसके ऊपर। डायग्राम ड्रॉ करना शुरू कर दो। इस तरफ लिया जाएगा बेटा आई कैप, इस तरफ लिया जाएगा जे कैप। याद है कुछ आई कैप और जे कैप सिखाया था, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर सिखाया था मैंने। जल्दी बनाओ। ठीक, अब सुनना ध्यान से। ये आपके पास ए वेक्टर है, इस वेक्टर के दो तरफ इफेक्ट होंगे। एक ये, अगर ये फोर्स होगा तो ये बॉडी को एक्स में भी खिसकाएगा और बॉडी को वाई में भी खिसकाएगा। अगर ये वेलोसिटी होगी तो ये बॉडी को एक्स में भी चलाएगा और वाई में चलाएगा। पक्की बात है। तो ये हमारे पास मेन वेक्टर है। तो जो हमारे पास ओपी वेक्टर है, ये ए वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर। अगर मैं यहां पर इसे ओ एन को एक वेक्टर मान लेता हूं तो ये होगा ए एक्स वेक्टर। ये क्या होगा? ए एक्स वेक्टर। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट, इस वेक्टर का एक्स की तरफ जो इफेक्ट है वो क्या है? ओ एन वेक्टर। तो यहां पर जो ओ एन वेक्टर है ये हमारे पास है ए एक्स वेक्टर। ये क्या है? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। बिल्कुल सही। ऐसे ही यहां पर ये जो हमारे पास वेक्टर होगा ओ एम, तो ये ए वेक्टर का वाई कंपोनेंट होगा। तो व्हाट इज ओ एम वेक्टर? ओ एम वेक्टर कहलाएगा ए वाई वेक्टर। और ये क्या होगा? ये होगा वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। तो इस मेन वेक्टर के दो कंपोनेंट लिए, एक एक्स में और एक वाई में। तो जो ओ एन आएगा, ओ एन वेक्टर, ये क्या होगा? एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। ओ एम वेक्टर ये क्या होगा? वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो हाँ कि ना। क्लियर है? अब सुनना ध्यान से। अगर ये लंबाई ए के बराबर है तो इस ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल को गौर से देखो, ओ एन की लंबाई कितनी होगी? ओ एन की लंबाई होगी ए कॉस थीटा। होगी कि नहीं होगी? ए कॉस थीटा। अगर ये ए लंबाई है तो ये लंबाई कितनी होगी? ए कॉस थीटा। और अगर ये ए लंबाई है तो ये लंबाई कितनी होगी? ये होगी ए साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अरे बोलो हाँ कि ना। पक्की बात। अगर ये लंबाई ए है तो ये लंबाई कितनी होगी? ओ से लेके एम तक की, ए कॉस थीटा। और ये लंबाई अगर ए है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी? ऑब्वियसली बात है, ए साइन थीटा। कैसे हुआ? अरे भाई ये भी तो ए साइन थीटा ही होगा। ये लंबाई अगर ए है तो ये क्या होगा? ए कॉस थीटा। और ये क्या होगा? ए साइन थीटा। और ये इसके बराबर होगा तो ये भी क्या हो जाएगा? ए साइन थीटा। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब जरा ध्यान देना, सुनना ध्यान से। तो ओपी वेक्टर क्या है? ओपी वेक्टर ए के बराबर है। ठीक। अच्छा, ओ एन वेक्टर क्या है? ओ एन वेक्टर ए एक्स वेक्टर के बराबर है। ए एक्स वेक्टर। तो इस वेक्टर में दो चीजें होती हैं, मॉड और डायरेक्शन। तो
तो ax का मॉड कितना है, ax का मॉड है a cos थीटा, अरे है कि नहीं, और डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग x एक्सिस, तो मैं यहां पर i कैप लगा दूंगा, अरे बोलो हाँ कि ना। बिल्कुल वैसे ही जो pn वेक्टर है, pn वेक्टर ये किसके बराबर है, ये om वेक्टर के बराबर है, और om वेक्टर किसके बराबर है, ये y कंपोनेंट है किसका, a वेक्टर का। ए वाई का मॉड कितना है, तो वो हमारे पास है ए साइन थीटा, और डायरेक्शन क्या है, तो आंसर है जे कैप, अरे बोलो हाँ कि ना। तो व्हाट इज ओ एम वेक्टर, ये ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए साइन थीटा जे कैप। तो मेन वेक्टर कौन सा है हमारे पास, वेक्टर ए, इसका एक कंपोनेंट एक्स की तरफ है और एक कंपोनेंट वाई की तरफ है। तो एक्स की तरफ कितना कंपोनेंट है, एक्स की तरफ कंपोनेंट है ए एक्स वेक्टर, ये कितना है ए कॉस थीटा आई कैप। y की तरफ कितना कंपोनेंट है, ये है ओ एम वेक्टर, ये कितना है ए वाई वेक्टर, यानी कि ए साइन थीटा इंटू जे कैप। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अरे बोलो हाँ कि ना। तो व्हाट इज ए एक्स वेक्टर, एक्स कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, व्हाट इज ए वाई वेक्टर, वाई कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए, एंड व्हाट इज थीटा, थीटा हमारे पास वो एंगल है जो मेन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द मेन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस, वो एंगल कौन सा है, थीटा लिया गया है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, अरे बोलिए हाँ कि ना। समझ ना आया तो हाथ उठाइए, बात करिए बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहे, काफी इंपॉर्टेंट, चेक करो, डाउट हो तो पूछो, डाउट हो तो पूछो। डायग्राम देखो पहले ढंग से, तो जूम कर रहा हूं, डायग्राम देखो, यहां पर ये हमारे पास मेन वेक्टर कौन सा है, ए, दिस इज द ए वेक्टर, व्हाइट से बनाया है मैंने ए वेक्टर, ठीक। यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, ए के बराबर, वेक्टर के ऊपर अगर वेक्टर का साइन ना लगाया जाए तो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर है, कितना एंगल बना रहा है, थीटा, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ। अगर यहां से यहां तक की लंबाई ए है तो यहां से यहां तक की लंबाई कितनी होगी, ए कॉस थीटा। और अगर ये लंबाई हमारे पास ए है तो यहां से यहां तक लंबाई कितनी होगी, पीएन, ए साइन थीटा। और अगर ये पीएन लंबाई ए साइन थीटा है तो ये एमओ भी कितना होगा, ए साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास ए वेक्टर, इसका कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर, इसका एक और कंपोनेंट ए वाई वेक्टर। और क्योंकि इस वेक्टर के मैंने जो दो कंपोनेंट लिए हैं, वाई वाले और एक्स वाले, ये दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, एक अलोंग वाई एक्सिस है और एक अलोंग कहां पर है, एक्स एक्सिस, इसलिए इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, बिकॉज दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो दिस इज ए वेक्टर, मेन वेक्टर, इसका एक कंपोनेंट ए एक्स वेक्टर, एक कंपोनेंट ए वाई वेक्टर। अगर ये लंबाई ए है तो ये लंबाई ए कॉस थीटा, ये लंबाई ए साइन थीटा। तो ओ एन वेक्टर क्या है, ए एक्स वेक्टर, ओ एन वेक्टर क्या है, ए एक्स वेक्टर। वेक्टर में क्या होती है, दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना है ओ एन का, ए कॉस थीटा, और डायरेक्शन कहां पर है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या लिखूंगा, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू, ए एक्स वेक्टर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा आई कैप, ax वेक्टर इज इक्वल टू a cos थीटा आई कैप। बिल्कुल वैसे ही ay वेक्टर यानी कि om वेक्टर, यानी कि om वेक्टर, मॉड कितना है इसका, a sin थीटा, डायरेक्शन कहां पर है, y एक्सिस, तो क्या आएगा, j कैप। तो क्या लिखा मैंने, pn वेक्टर इज इक्वल टू om वेक्टर इज इक्वल टू ay वेक्टर, इसका मॉड कितना है, a sin थीटा, और डायरेक्शन क्या है, y एक्सिस यानी कि j कैप। तो what is y component of this vector, a sin theta j cap, x component a cos theta i cap। क्या मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब जरा ध्यान देना मेरी बात के ऊपर, ध्यान देना बेटा बात के ऊपर। ट्राइंगल देखो बेटा, ओ एन पी दिखाई दे रहा है, ट्राइंगल ओ एन पी, ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, ओ एन पी बिल्कुल दे रहा होगा। सुनना ध्यान से, ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर के बराबर है कि नहीं। ओ एन वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर इज इक्वल टू किसके बराबर है, ओपी वेक्टर के। अब ओ एन वेक्टर किसके बराबर है, ओ एन वेक्टर ए एक्स के बराबर है, और एनपी वेक्टर किसके बराबर है, ओ एम के। चेक करो, ये किसके बराबर है, ओ एम वेक्टर के, और ये किसके बराबर है, ओपी वेक्टर के। अब ध्यान देना, ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर, आया कि नहीं आया। तो ए वेक्टर किससे मिलके बना है, ए वेक्टर
अपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट से मिलके बना है। x के a कंपोनेंट को और y कंपोनेंट को जोड़ दोगे तो मेन वेक्टर बन जाएगा। तो वेक्टर को अगर मैंने दो पार्ट्स में तोड़ दिया तो एक हो गया उसका x कंपोनेंट, एक हो गया उसका y कंपोनेंट, दोनों को जोड़ दूंगा तो मेन वेक्टर आ जाएगा। तो व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ वेक्टर? वेक्टर जो x एक्सिस और y एक्सिस के अलोंग नहीं होता उसको आप पार्ट्स में तोड़ सकते हो। एक हिस्सा उसका x की तरफ एक्ट करता है, एक हिस्सा उसका y की तरफ एक्ट करता है। उन दोनों हिस्सों को तोड़ने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर और उन हिस्सों का नाम कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। अब मैंने यहां पे क्या लिया है? ए वेक्टर, जो x एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल बना रहा है। इसके दो हिस्से होंगे, एक y के अलोंग लगे एक्ट करेगा, एक x के अलोंग एक्ट करेगा। y के अलोंग जो एक्ट करेगा वो ए वाई वेक्टर कहलाएगा। जो x के अलोंग एक्ट करेगा ये कौन सा है? ये हमारे पास a, ये कौन सा वेक्टर है? ये मेरे पास a y वेक्टर है, a y वेक्टर। ये कौन सा है? ax वेक्टर। तो ax वेक्टर और a y वेक्टर क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर है। a वेक्टर क्या है? मेन वेक्टर है। o से लेके b तक की लंबाई कितनी है? a के बराबर है। तो o से लेके n कितना होगा? a cos थीटा होगा। o से लेके m किसके बराबर होगा? np के बराबर होगा। np कितना होगा? a sin थीटा होगा। तो अगर ये a sin थीटा है तो ये भी कितना होगा? a sin थीटा होगा। OP वेक्टर a वेक्टर है तो ON वेक्टर कितना होगा? ax वेक्टर होगा। OM वेक्टर कितना होगा? a y वेक्टर होगा। अरे बोलो हाँ कि ना? ON वेक्टर का मॉड कितना होगा? a cos थीटा। डायरेक्शन क्या है? i कैप। OM वेक्टर का कंपोनेंट का मॉड कितना होगा? मॉड कितना होगा? a sin थीटा। डायरेक्शन कहां पर है? ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया? j कैप। इसलिए मैंने यहां पर लिखा है OP वेक्टर a वेक्टर, ON यानी कि ax वेक्टर a cos थीटा i कैप और PN वेक्टर इज इक्वल टू OM AY इज इक्वल टू A sin थीटा j कैप। और इन दोनों को अगर मैं ऐड कर लूं, यानी कि इसको दोनों को ऐड कर लूं तो कितना आ जाएगा? A cos थीटा i कैप प्लस AY sin थीटा j कैप इज इक्वल टू मेन वेक्टर A के बराबर आ जाएगा। अरे बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अरे ये तो आएगा, ट्राइंगल लॉ से ये तो आएगा, चेक करो क्या आएगा यहाँ पर? A cos थीटा i कैप A sin थीटा j कैप इज इक्वल टू A वेक्टर के बराबर आ गया। तो आज के बाद ध्यान रखना, वेक्टर्स को दो कंपोनेंट्स में तोड़ा है जो आपस में परपेंडिकुलर हैं। एक है कॉस कंपोनेंट और एक है साइन कंपोनेंट। इस तरह से तोड़ने का नाम रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। और क्योंकि ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं इसलिए इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। मेन वेक्टर अगर एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा का, तो x कंपोनेंट क्या होगा? a cos थीटा i कैप और y कंपोनेंट कितना होगा? a sin थीटा j कैप। और दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका मेन वेक्टर आ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आती है बेटा? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कल मैं इसको और इलेबोरेट तरीके से समझाऊंगा एग्जाम्पल दे देके। मगर कल आपको इतना तो पहले आना चाहिए, अगर ये नहीं आएगा तो काम बिगड़ जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? किसी को डाउट हो तो हाथ उठाकर मुझसे बात कर लो किसी भी पॉइंट पर। कोई डाउट है किसी को? किसी को कोई डाउट? ठीक है बेटा, मिलते हैं कल। दिशा कुछ पूछ रही है, बताओ बेटा क्या कह रही हो? सर जो ये a cos भी आया, a cos थीटा और a sin थीटा, सर इसमें डाउट हो रहा था कि किस तरह आया। बेटा ट्राइंगल में एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस और एक होता है हाइपो। सुना है कभी? हाँ सर। अगर हाइपो की वैल्यू a है तो बेस की वैल्यू क्या होगी? अरे बेटा बेस अपॉन हाइपो कॉस थीटा होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो अगर हाइपो की वैल्यू कितनी है? a, तो बेस की वैल्यू क्या होगी? a cos थीटा नहीं होगी? यस सर। नहीं पता। इस ट्राइंगल को देखो बेटा, तुम्हें ट्राइंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? ये वाला ट्राइंगल देखो, तुम्हें ये ट्राइंगल दिखाई दिया? यस सर। इसमें ये लंबाई अगर a है तो ये लंबाई कितनी होगी? अरे बेटा बेस अपॉन हाइपो इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो बेस Yes, कितना sir. होता है? हाइपो कॉस थीटा। ये आ गया a cos थीटा। नहीं आई समझ में बात? सर आगे। और ये लंबाई अगर a है तो ये लंबाई कितनी होगी यहां से यहां तक? a sin थीटा की परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो इज इक्वल टू sin थीटा। तो ये लंबाई अगर a है यहां से यहां तक तो ये लंबाई कितनी होगी? a sin थीटा। और अगर ये a sin थीटा है तो ये भी कितना होगा? o से लेके m तक का a sin थीटा। इसलिए o से लेके m तक की लंबाई a sin थीटा है और o से लेके n तक की लंबाई a cos थीटा है। समझ में आई बेटा बात? हाँ सर।
अच्छा, किसी और को डाउट है बेटा? बताओ, हाथ उठाओ। किसी और को डाउट है? नहीं, ठीक है बेटा, मिलते हैं कल।